हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अधिगम की कठिनाइयाँ तथा अधिगम वक्र को। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं अधिगम की कठिनाइयाँ किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द है कठिनाइयाँ, तो उसे हम असमर्थता या अक्षमता भी कहते हैं। तो देखिए, अधिगम जो असमर्थता या अधिगम अक्षमता होती है वो दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, अधिगम और असमर्थता शब्दों से। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि अक्षमता या असमर्थता का अर्थ क्या होता है? किसी भी कार्य को करने में समर्थता का अभाव, अयोग्यता का होना या जिसमें क्षमता न होना। यानी कि किसी बालक में किसी कार्य को करने का समर्थ नहीं होना, उसके अंदर उस कार्य को करने के सामर्थ्य का नहीं होना, अयोग्यता का होना यानी कि वह योग्य नहीं हो उस कार्य को करने में, और क्षमता का न होना यानी कि वह बालक उस कार्य को नहीं कर सकता है, ऐसी उसके अंदर क्षमता नहीं है। ठीक है, फिर है अधिगम की कठिनाइयाँ का अर्थ है सुनने, बोलने, समझने व पढ़ने लिखने संबंधी अपूर्ण और अयोग्यता। ठीक है, तो अधिगम की कठिनाई का क्या अर्थ होगा कि जो कोई बालक है तो उसे सुनने में परेशानी हो रही है, बोलने में परेशानी हो रही है, समझने व पढ़ने लिखने में वो क्या है, अयोग्य है। ठीक है, तो ये परेशानियां जब होती हैं तो उसे अधिगम की कठिनाइयां कहा जाता है। फिर है यह अयोग्यताएं प्राथमिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधिता और मानसिक मंदता आदि दोषों के कारण नहीं होती। तो ये जो परेशानी आती है अधिगम में, यानी कि कोई व्यक्ति सीख रहा है, कोई बालक किसी कार्य को सीख रहा है, तो उसके सामने है जो कठिनाइयाँ आती हैं वो वह किस कारण से नहीं आती हैं कि जो दृष्टि बाधित है, यानी कि वो देखने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है या मंद बुद्धि है। ठीक है, तो इस कारणों से उसके सामने कठिनाइयाँ नहीं आती हैं बल्कि अन्य कारणों से आती हैं। तो जो कि दोष किस कारण से आते हैं, दोष भाषा के प्रयोग करने व समझने मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण से आते हैं। ठीक है, तो यह दोष किसके कारण से आ जाता है, भाषा के प्रयोग करने में। ठीक है, भाषा के प्रयोग करने में, वो उसको समझने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण से अधिगम में कठिनाइयाँ आने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए अधिगम की कठिनाई के प्रकार, यानी कि अधिगम की जो कठिनाइयाँ होती हैं वो किन किन प्रकार से देखने को मिलती हैं किसी भी बालक के अंदर। तो जो पहला है इसमें, वो देखिए इसमें डिसलेक्सिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, डिसलेक्सिया। यह क्या होता है, पठन संबंधी समस्या, यानी कि कोई भी बालक क्या करता है, पढ़ नहीं पाता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, पढ़ते समय उसे क्या होता है, वह बीच बीच में से किसी भी वर्ण को क्या कर देता है, उसको लोप कर देता है, यानी कि उसको भूल जाता है बोलना और आगे पढ़ लेता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, पठन संबंधी समस्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऐसे बालकों में शब्दकोश का अभाव होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत कम इनकी स्मरण शक्ति होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, शब्दों को पूरा पूरा नहीं बोलते हैं, आधा बोलते हैं, और अक्षरों को बोलते समय जो अक्षर बोलना है उसको उस ध्वनि से न बोल करके दूसरा बोलता है, या बोलने में उससे कठिनाई होती है। तो ये उसके सामने समस्या उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो देखिए डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लेखन संबंधी समस्या इसके सामने आती है। जब कोई बालक क्या कर रहा होता है, लिख रहा होता है, तो वह क्या करता है, स्वयं से बातें कर रहा होता है लिखते लिखते, तो उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, और वह क्या करता है, किसी भी जो शब्द है उसको क्या करता है, वो आगे पीछे करके उसको लिखता है। ठीक है, उसका आकार उसे समझ में नहीं आता है, उसे अक्षर वो समझ में नहीं आता है, और उससे क्या होता है, जो पेन पेंसिल पकड़ने में भी उसे क्या होती है, कठिनाई महसूस होती है, यानी कि उसे लिखने से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, अब आगे इसमें है डिस्कैल्कुलिया। ठीक, डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है, गणना संबंधी समस्या, यानी कि गणित के जो सवाल हैं उसे वो समझ नहीं पाता है, गणित से संबंधित समस्या एक बालक के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। इसमें क्या होता है कि वह गणित की जो आकृति होती है, गणित में जो आकृति दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे जो चिन्ह भी होते हैं उसे भी वो समझ में नहीं आते हैं, छोटा बड़ा इन चीज़ों पर वह क्या अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। फिर आता है इसमें डिस्प्रैक्सिया। तो ये होता है गतिक कौशल संबंधी समस्या। ठीक है, यानी कि बालक क्या करता है, किसी भी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, वह एक साथ कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। फिर अगला आता है इसमें डिस्मोर्फिया, यानी कि स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है जिसे हम डिस्मोर्फिया कहते हैं, जो कि स्वयं को ज़्यादा सुंदर समझने लगता है बालक। ठीक है, सबसे अच्छा ताकतवर समझने लगता है, तो उसे हम डिस्मोर्फिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की स्थिति।
तो देखने को मिलता है कई बार बच्चों के अंदर कि वह क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, वह किसी कार्य को कर नहीं पाते हैं और उसकी वजह से वह गंभीर तनाव में आ जाते हैं, जिसे डिस्थीमिया कहते हैं। फिर आता है अफेजिया। तो अफेजिया में क्या होता है, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। तो बालकों के अंदर देखने को मिलता है कि वह क्या करते हैं, जब किसी अन्य बालक से बात कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या आ जाती है। वह क्या करते हैं, भाषा का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वह कई बार शब्दों को भूल जाते हैं, तो उसे अफेजिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रोजरिया। तो इसमें क्या होता है, कम आयु में वृद्धि दिखना। ठीक है, प्रोजरिया यानी कि बालक की उम्र कम है लेकिन वह क्या है, वह अपनी हुई उम्र से 5 साल बड़ा दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्रोजरिया। फिर आता है डिमेसिया। तो डिमेसिया में आता है तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। ठीक है, तो किसी भी बात को लेकर के वो तर्क नहीं कर पाता है और जब स्मरण शक्ति कम होती है, ठीक है, वो भूल जाना चीज़ों को बार बार, तो उसे कहा जाता है डिमेसिया। फिर आएगा इसमें नेक्स्ट ब्लूमिया। तो ब्लूमिया में क्या होता है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बालक को भूख नहीं लगती है, वह क्या करता है, खाना ढंग से नहीं खाता है, उसे भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता कहते हैं। फिर आता है इसमें एलेक्सिया। तो इसमें आता है सीखने में अक्षमता। ठीक है, वह चीज़ों को ठीक ठाक ढंग से नहीं सीख पाता है कोई भी बालक, तो उसे सीखने में अक्षमता कहते हैं। फिर आता है ADHD यानी कि अवधान संबंधी समस्या। ठीक है, तो अवधान यानी कि ध्यान संबंधी समस्या, यानी कि किसी भी कार्य को करते समय अपने ध्यान को टिका नहीं पाना, उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है जब, तो उसे ADHD कहते हैं। ठीक है, तो ये कुल 12 यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं अधिगम की कठिनाई के। अब हम इसमें देखते हैं अधिगम वक्र को, यानी कि अधिगम वक्र किसे कहते हैं। तो देखिए, अधिगम की प्रकृति या उन्नति को दिखाने वाली वक्र रेखा को अधिगम वक्र कहा जाता है। यानी कि किसी बालक के द्वारा कोई भी कार्य जब सीखा जाता है, वो अधिगम कर रहा होता है, तो उसके द्वारा जो सीखने की जो रेखा होती है, वक्र रेखा, यानी कि बालक ने कार्य सीखा और उसकी जो वक्र रेखा, वो सीख रहा है तो किस लेवल तक सीख रहा है। ठीक है, तो उसकी जो रेखा होती है उसको वक्र रेखा कहा जाता है, अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है, अधिगम वक्र उसे कहा जाता है। ठीक है, फिर अधिगम वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास या प्रयास के बीच एक खास संबंध को बताता है। तो अधिगम वक्र जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी बालक की जो सीखने की मात्रा है, उसने कितने बार अभ्यास किया है, कितने बार प्रयास किया है, तो उसके बीच का एक संबंध को बताता है। फिर अधिगम वक्र को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि किन प्रयासों में सीखने की मात्रा में कमी या तेजी हुई है। ठीक है, तो बालक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को सीखते वक्त जब उसने प्रयास किया, तो वह कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कितने बार प्रयास किया गया, किस समय पर अधिक सीखा गया, किस समय पर कम सीखा गया, तो इस तरीके से उसका जो पूरा स्केल है वह उस वक्र रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, अगर कमी आई है तो वो ऐसे डाउन हो जाएगा, और अगर सीखने की मात्रा अधिक हुई है तो वो इस तरह से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो वह उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम वक्र कहेंगे। फिर आता है इसमें अधिगम वक्र के प्रकार। तो देखिए, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम वक्र के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला इसमें आता है समान निष्पादन वक्र। इसको रेखीय त्वरण वक्र भी कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। इस तरह के अधिगम वक्र में यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहा है। इस तरह के अधिगम वक्र की एक यह विशेषता भी है कि इस तरह का वक्र बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह समान निष्पादन वक्र होता है, जिसमें कि क्या होता है कि किसी भी बालक के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा जो अधिगम किया गया है, जो सीखा गया है, तो उसका जो प्रयास होता है वो सीधी रेखा में दिखाया जाता है। ठीक है, वो प्रयास किया जा रहा तो इस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, कि किसी भी बालक के द्वारा यदि प्रयास किया गया है तो वह उसके सीखने की जो मात्रा होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है। प्रयास को इस तरीके से दिखाया जाता है कि प्रयास कितनी बार किया गया, अभ्यास कितनी बार किया गया, और अधिगम की मात्रा इस तरह से इस रेखा के माध्यम से समझाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें वर्धमान अधिगम वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र। तो देखिए, इस तरह का जो वक्र होता है वो तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जब कोई कार्य कर रहे होते हैं, कोई कार्य को सीख रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है, यानी कि कोई बालक धीरे धीरे सीखता है
और फिर बाद के प्रयासों में उसकी जो गति है वो तीव्र होती है। ठीक है, वो बाद में क्या करता है, वो तेजी से सीखता है, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से सीखता है, जिसके फलस्वरूप अधिगम वक्र तेजी से ऊपर उठता है। इस तरह का अधिगम वक्र की स्थिति वैसी परिस्थिति में बनता है जब शिक्षार्थी को कोई कठिन पाठ सीखने के लिए या कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, उसके सामने क्या हो, एक बालक के सामने कठिन पाठ रख दिया जाए, कठिन सवाल उसके सामने रख दिया जाए, तो वह तो पहले उसको धीरे 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 सीखेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसको वो तेजी से सीखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वक्र रेखा के आधार पर समझाया गया है कि पहले बालक ने धीरे धीरे सीखा है, फिर उसके जो सीखने की जो मात्रा हुई है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा वर्धमान अधिगम वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र। अब नेक्स्ट आता है इसमें घटता निष्पादन वक्र या ऋणात्मक त्वरण वक्र। ठीक है, तो सीखने के क्षेत्र में जितने भी प्रयास किए गए उनके आंकड़ों के आधार पर बनने वाले में ये सबसे सामान्य तथा लोकप्रिय वक्र है। इस तरह के वक्र में यह पता चलता है कि प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति होती है, परंतु बाद के प्रयासों में यह गति धीमी हो जाती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, किसी कार्य को करते हुए जो स्टार्टिंग में अगर बच्चा सीख रहा है किसी कार्य को, तो शुरुआत में तो वह क्या करता है, उस कार्य को बहुत तेज़ी से सीखता है, लेकिन वह सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसकी जो सीखने की जो गति होती है वह फिर डाउन होने लगती है। ठीक है, वह फिर से नीचे की ओर जाने लगता है, क्योंकि प्रयोज्य निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ जाता है। यानी कि जो सीखा गया है वह क्या कहाँ आ जाता है, निष्पादन के उच्चतम शिखर पे, यानी कि उसने जो सीखा है वह सबसे ज़्यादा सीख चुका है, लेकिन वहाँ पर जाने तक वह क्या करता है, फिर वहाँ से आगे वह सीखता नहीं है, बल्कि उसकी जो सीखने की जो क्षमता होती है वो नीचे को आने लगती है। अगर एक सीमा के बाद भी अभ्यास किया जाए तो वैसी परिस्थिति में प्रत्येक प्रयास के निष्पादन के में कोई वृद्धि नहीं होती, और कभी कभी थकान, अनिच्छा आदि कारणों से निष्पादन में ह्रास भी होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यदि कार्य को बार बार सीखा जा रहा है तो और उसके बाद क्या होती है, खुद ही एक बार थकान महसूस होने लगती है किसी कार्य को करते हुए, और इच्छा नहीं होती है, जिसके कारण से जो स्केल है वो कुछ इस तरह से डाउन को आने लगता है। जो सीखने का जो मात्रा होती है वह एक बार ऊपर को जाती है, और फिर सीखते सीखते वह इस तरह से नीचे को आने लगती है। तो इसे हम घटता निष्पादन वक्र या ऋणात्मक त्वरण वक्र कहते हैं। अब आता है इसमें एस आकारीय वक्र। तो देखिए, इस तरह के अधिगम वक्र में सीखने की गति आरंभ में धीमी होती है और फिर बाद में प्रयासों में तीव्र हो जाती है और अंत में फिर धीमी हो जाती है। अगर छात्र को एक ऐसा नया पाठ सीखने को दे दिया जाता है जिससे वह पूर्व परिचित नहीं है तथा साथ ही साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन है, तो इससे बनने वाला वक्र प्रायः एस आकारीय वक्र होता है। तो जो एस आकारीय वक्र होता है, जो चौथे नंबर का वक्र होगा, तो इसमें क्या होता है, जो सीखने की जो गति होती है वो आरंभ में ही धीमी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे सीखता है, फिर कुछ प्रयास करने के बाद वो थोड़ा और कोशिश करता है, तो जो प्रयास होते हैं वो उससे क्या हो जाती है, तीव्र होने लगती है। ठीक है, जो सीखने की क्षमता होती है वो तीव्र होने लगती है और अंत में फिर धीमी हो जाती है। अगर छात्र को ऐसा पाठ दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के लिए रखा गया कि यदि कोई छात्र को एक नया पाठ सीखने को दिया जाए जिसे वह पहले से नहीं जानता हो तथा साथ ही साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन भी हो, तो इससे बनने वाला वक्र भी क्या बनेगा, एस आकारीय वक्र बनेगा। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि एस आकारीय अधिगम वक्र में वर्धमान अधिगम वक्र तथा ह्रास अधिगम वक्र दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था वर्धमान अधिगम वक्र तथा ह्रास अधिगम वक्र, यानी कि ऋणात्मक अधिगम वक्र, घटता निष्पादन वक्र भी जिसे हम कहते हैं। तो ये दोनों ही सम्मिलित देखे जा सकते हैं एस आकारीय वक्र वाला जो वक्र होता है इसके अंदर, क्योंकि जो वर्धमान अधिगम वक्र है, यानी कि जब एस आकारीय वक्र होता है जिसमें क्या होता है, प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखने कि वर्धमान अधिगम वक्र के समान ही ये स्थिति होती है कि जो सीखने के जो प्रयास होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत तेज़ी से के साथ होते हैं, और उसके कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, सीखने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, जिसे कि ह्रास अधिगम वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमें एस आकारीय अधिगम वक्र के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति कैसी है, पहले सीखने की स्थिति कैसी है, धीमी है, फिर उसके कुछ समय बाद तेज हो गई और फिर उसके बाद थोड़ी सी धीमी हो गई। तो ये एस आकारीय अधिगम वक्र से हम कहते हैं।
अब देखिए इसमें अधिगम वक्र की विशेषताएं, तो क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है अधिगम वक्र में। तो जो पहली विशेषता है इसमें वो है अनियमित अधिगम, ठीक है, यानी कि नियमित रूप से किसी कार्य को नहीं सीखना, उसमें अनियमितता लाना। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि जो गणित के सवाल जो होते हैं उन्हें यदि नियमित रूप से उन्हें किया जाए, उन पर अभ्यास किया जाए, तो कहीं ना कहीं वह उसे उन्हें हम सीख लेते हैं। और वहीं अगर क्या होता है कि उनका जो अभ्यास होता है वो छोड़ दिया जाए, ठीक है, गणित के सवाल को डेली ना करके उनका अभ्यास छोड़ दिया जाए बीच में, तो वो अनियमित हो जाते हैं, यानी कि उसे अनियमित अधिगम कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें वक्र में पठार, यानी कि किसी भी कार्य को सीखते समय पठार का हो जाना। या जैसे कि कोई बालक किसी कार्य को सीख रहा है, उसमें प्रगति है, हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, उस कार्य को जितना भी सीखता है तो उसमें जहाँ तक उसने सीखा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जो स्थिति है वो एक सी समान बनी हुई है कुछ इस तरह से, तो उसे हम कहते हैं वक्र में पठार। फिर आता है कार्य कारण का संबंध, ठीक है, जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य सीखा जा रहा है तो वो किस कारण से किया जा रहा है, तो इसमें संबंध को दर्शाता है। फिर आता है इसमें शारीरिक क्षमता, यानी कि किसी बालक के अंदर शारीरिक क्षमता है कि नहीं किसी कार्य को करने की, तो उसे हम शारीरिक क्षमता कहते हैं। फिर आता है इसमें अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो कौन कौन से कारक होते हैं जो अधिगम वक्र को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक देखिए इसमें पूर्वानुभव, यानी कि बालक के द्वारा जो पहले से अनुभव किया गया है, पहले से सीखा गया है, उसके आधार पर वो नए कार्य को जब करता है, यानी कि नए कार्य में पूर्वानुभव का प्रयोग करता है, ठीक है, उसे हम पूर्वानुभव कहते हैं। फिर आता है अभ्यास, यानी कि बालक के द्वारा बार बार किसी कार्य को करने का अभ्यास जब किया जाता है और उसके आधार पर वो नई कार्य को करता है, ठीक है, तो अधिगम वक्र को वह क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर है सरल से कठिन की ओर, यानी कि पहले बालक सरल विधि से किसी कार्य को सीखता है और फिर कठिन विधि से। फिर आता है इसमें कौशल, ठीक है, तो कौशल कब आएगा, जब बालक क्या करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, पहले से उसने चीज़ों को सीखा हुआ है, तो वह क्या करता है, फिर नए कार्य को करने में अपने कौशल का इस्तेमाल करता है। फिर आता है उत्साह, तो किसी भी बालक के अंदर उत्साह भी एक कारक होता है। अगर बालक उत्साहित है किसी कार्य को करने में, तो वह उसे जल्दी जल्दी कर लेता है, जल्दी जल्दी सीख लेता है। और वहीं यदि उसके अंदर उत्साह की कमी देखने को मिलती है, तो वह किसी भी कार्य को करने में समय लेता है, वह धीरे धीरे करके सीखता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। और साथ में यदि आपको PDF वगैरह चाहिए हो तो आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से ले सकते हैं।